हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, ये आप सभी ने देखा भी होगा कि भविष्य को बेहतर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वर्तमान में हम कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं जिससे हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो और साथ ही साथ अच्छा भी रहे। ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखें तो आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था भारत में, जिससे जो पोलियो मुक्त है हमारा देश हुआ। ऐसे ही अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो कुछ बदलाव शिक्षा में यहाँ भी किए गए। कैसे किए गए? नई शिक्षा नीति लाके। जी हाँ, समय स्थिति परिस्थिति को देख के बहुत सारी नई नई प्लानिंग बनाई जाती है जिससे हमारा जो भविष्य है वो बेहतर बनाया जा सके। तो आज के कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको हम बता दें कि आज हम बातचीत करेंगे सीएम राइस विद्यालयों के बारे में और साथ ही साथ कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में आगामी वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी। इन दोनों विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान भी दिखाए जाते रहेंगे। अब प्रश्न आखिर किससे आप पूछ सकते हैं, तो आइए आपको हम मिलवा देते हैं आज के एक्सपर्ट से। सीएम राइस विद्यालयों पर जो बात करने वाले हैं वो है श्री अतुल दनायक जी, जो कि उप संचालक हैं लोक शिक्षण भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं भोपाल से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार जी। तो नई शिक्षा नीति की, जैसा कि मैंने भी शुरुआत में बात की कि कुछ बदलाव लाए गए हैं आज की समय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। क्या कुछ समाज में बदलाव आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग नई प्लानिंग्स बनाई जा रही हैं जिससे आगे जाके सभी को सुविधा जाए और जो हमारा भविष्य है वो भी काफ़ी अच्छा रहे। तो क्या कहती है ये नई शिक्षा नीति और गुणवत्ता की अगर हम बात करें अतुल जी, तो इसके बारे में जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। ईशा जी, देखिए, नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विगत 2 वर्षों से बातचीत हो रही है। चर्चा का कारण ये है कि जब 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लोकार्पित किया था तो इसमें बहुत सारे नवाचारों की बात कही गई है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की जो बात कही जाती रही है, आज की 21वीं सदी के कौशलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने की बात कही गई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चर्चाएं हैं। इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, उसकी दिशा में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलग अलग तरह से प्रयास कर रही हैं। जी, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, वैक्सीनेशन ड्राइव पे आज हम बात करने जा रहे हैं और कार्यक्रम में आप इसी पे जानकारी देने के लिए उपस्थित भी हैं। तो आखिर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों तक, हर एक जो नागरिक है उस तक ये सूचना पहुंचाना? देखिए, अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम अभी तक 2 बीमारियों को लगभग जड़ से समूल नष्ट कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि चेचक या स्मॉल पॉक्स, जो एक समय एक ड्रेडेड डिजीज़ हुआ करती थी, लोगों की इससे जान चली जाती थी, कई लोग ब्लाइंड हो जाते थे, कई लोग विद्रूप हो जाया करते थे, उसको अल्टीमेटली हम लोगों ने लेट 70s में उस पर विजय पा ली। हमारे देश से हम पोलियो को भी भगा चुके हैं। बहुत ही विश्व के सिर्फ 2 या 3 ऐसे राष्ट्र जिनमें अभी भी पोलियो है और बाकी सबको जगह से पोलियो के केसेस अब आने बंद हो गए। आपने खुद भी देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे कई दिव्यांग लोग दिखाई देते थे जिनके हाथ या पाँव में विकलांगता हुआ करती थी और उसके लिए हमें करेक्टिव सर्जरीज करनी पड़ती थी, विशेष अभियान चलाने पड़ते थे। पर मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले 15 वर्षों में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, 10-15 वर्षों में, उनमें कभी भी आपको इस तरह की दिव्यांगता देखने को नहीं मिली होगी। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है वैक्सीनेशन। और अभी तक मध्य प्रदेश में 10 ऐसे डिजीजेज हैं जिनके विरुद्ध टीकाकरण रूटीन वैक्सीनेशन में उपलब्ध है और इसी तारतम्य में एक 11वां वैक्सीन, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस एक ड्रेडेड डिजीज़ है, आप सब सुनते होंगे कि नेपाल के तराई वाले इलाके, हमारे देश में यूपी के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इससे हर साल काफ़ी सारे बच्चे प्रभावित होते हैं और कई बार तो पिछले कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा है कि ये जानलेवा भी सिद्ध होता है। और अभी तक इस पर वैक्सीन नहीं थी, धीरे धीरे वैक्सीन का विकास हुआ,
कई एरियाज में हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में ये वैक्सीन पहले से लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी विदिशा और में ये वैक्सीन पहले से लग रही थी। 4 नए जिलों में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब द्वारा की जा रही है और ये वैक्सीनेशन कल से इन 4 जिलों में भी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम शिक्षा के क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है सीएम राइज विद्यालय। अब ये आखिर क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। अतुल जी, ये अभी इसका संचालन शुरू हो चुका है, कितने और खुलने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्या है ये? जी ईशा जी, जैसा मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के दृष्टिगत प्रावधान किए गए हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में ये 275 स्कूल एजुकेशन के तहत और रिमेनिंग स्कूल्स ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जी। योजना यह है कि हर 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा स्कूल हो जिसमें सर्व सुविधाएं उपलब्ध हों और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा वहां पर बच्चों को मिल सके। बिल्कुल। तो सीएम राइज स्कूल है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा छात्र छात्रा है, विद्यार्थी है जिसको काफ़ी अच्छी हाईटेक अगर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए सीएम राइज स्कूल है। इसके बारे में अधिक जानकारी तो हम लेंगे ही। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल करने के लिए जो नंबर है वो हमारे आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले होते रहेंगे, आप उन्हें नोट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं एक फ़ोन कॉल के द्वारा। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीनेशन है, इसके लिए ड्राइव चलाई जा रही है। तो इसके लिए डॉक्टर प्रभाकर क्या उम्र है, मतलब ये किस उम्र के बच्चों में या बड़ों में लगाई जा रही है? देखिए, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है अभी ये एक सिंगल फेज़ है। इस फेज़ में हम 1 साल से 15 साल तक के सभी बच्चे और जो एडोलेसेंट्स हैं उनको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करेंगे। तो इस फेज़ के पूरा होने के बाद जब हम एक बार इन सभी को वैक्सीनेट कर लेंगे तो इसको हम रूटीन वैक्सीनेशन में शामिल कर लेंगे। तो अभी जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है इसको हम जहाँ जहाँ हमारा रूटीन वैक्सीनेशन होता है वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे साथ लोक शिक्षण विभाग से भी बैठे हुए हैं अधिकारी। परीक्षाएं चल रही हैं तो परीक्षाओं के समय स्कूल में इसको लगाया जाना संभव नहीं है, तो हम पहले इसको अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे आंगनवाड़ियाँ हैं, वहाँ शुरू करेंगे। बड़े अस्पतालों में ये जो वैक्सीनेशन है वो डेली उपलब्ध रहेगा। यहाँ तक कि कुछ जो हमारे निजी अस्पताल हैं, निजी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर भी ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। और एक बार जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम स्कूल्स में भी अपने वैक्सीनेशन सेंटर बना कर 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी इस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के अंदर ले आए। बिल्कुल, और साथ ही साथ सीएम राइज स्कूल्स के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं डॉक्टर अर्चना मुखर्जी जी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं जानना चाहती थी कि सीएम राइज का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट क्या बाकी विषय अन्य स्कूलों में भी आगे चल के विकसित होंगे? निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता एक ऐसा सामाजिक सरोकार है कि समाज का हर वर्ग इसमें अपेक्षा करता है और स्कूलों की चुनौती ये होती है कि सीमित संसाधनों में इस गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना। तो दूसरी तरफ तो विद्यालयों की जिम्मेवारी है और दूसरी ओर समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है शिक्षा की क्वालिटी को मेंटेन करने की। तो ये धीरे धीरे क्रमशः अन्य विद्यालयों में भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करें। जी, इस गुणवत्ता में आखिर आता क्या है, मतलब कैसे ये अलग है? सीएम राइज स्कूल सब अलग से बनाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, आखिर अलग कैसे हैं ये दूसरे स्कूल से? जी बिल्कुल, सटीक प्रश्न है आपका। शिक्षा में गुणवत्ता एक अपने आप में सापेक्षिक शब्द भी है। जैसे जैसे ये स्तर बढ़ता जाता है समाज की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और शिक्षकों को भी ये चुनौती सामने आती रहती है कि नई तकनीकें जैसे जैसे ईजाद होती हैं तो शिक्षा में भी उनका समावेश करना होता है।
यहाँ हमारा शिक्षा में गुणवत्ता से आशय, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कि 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के संदर्भ में है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ये सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न आयामों में शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना, विद्यालयों में वो सुविधाएं उपलब्ध कराना और बच्चों को प्रेरित करना कि वे अपने स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहें। बिल्कुल। तो और अतुल बच्चों जी, के आपके साथ प्रयास के लिए अभिभावकों की भी भूमिका है, हम उस तरफ भी ध्यान दें। बिल्कुल। और आपके लिए ही एक और प्रश्न हमारे साथ कॉलर लेकर उपस्थित हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अपना प्रश्न पूछिए आप। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्रामीण विद्यालयों का अभाव है, तो ये विद्यालय गांव में कितने होने चाहिए जनसंख्या के आधार और किन बच्चों का इसमें जो है फायदा मिलता है, किसको नहीं है। और दूसरी एक चीज और मैं जानना चाहता, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो आप सरकार तो बड़ा पैसा खर्च कर रही है और वो बच्चे जब इम्तिहान में जाते फेल हो जाते हैं तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो हेडमास्टर उनको पढ़ाया, सरकार का पैसा लिया है, उनको क्या हिदायत दी जाती है? जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। शिक्षा निश्चित रूप से समाज का सरोकार है और कोशिश ये होती है कि हर क्षेत्र में विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन जब गुणवत्ता की बात आती है तो निश्चित रूप से उसमें सीमाएं भी आ जाती हैं। और इस वजह से सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना में जो प्रारंभिक तौर पर देखा गया है, तो यह देखा गया है कि जहां पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है वहां प्रारंभिक तौर पर खोले जाएं, फिर धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसा कि इधर पे तो बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई भी जाती हैं, अगर कोई विद्यार्थी पास नहीं हो पाता है तो अगर देश में हम बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आमतौर पर अगर हम बात करें? विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम के इशू है वो तो अपनी तरह से अलग तरह के मुद्दे हैं। जहाँ तक आरटीई का सवाल है, राइट टू एजुकेशन का, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी। तो उस पर भी जब विचार किया गया था तो शिक्षा जगत में ये बात कही गई कि हर बच्चा सीखने के लिए सक्षम है, उसको अलग अलग तरह से प्रयास करने की आवश्यकता है। और सरकार ने भी सीएम राइज विद्यालयों में यही कोशिश की है कि ये इंक्लूसिव सेटअप के स्कूल हो, हर बच्चे को प्रवेश का अधिकार मिले और उसकी रुचि के अनुसार उसे सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। तो कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों की रुचियों को पहचानते हुए उनमें शिक्षा के वो अवसर दिए जाएं ताकि वे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप और अपनी चॉइस के अनुरूप आगे की शिक्षा भी प्राप्त कर सकें और दक्षताएं हासिल कर सकें। बिल्कुल। और साथ ही साथ दर्शकों, अगर आपके घर परिवार में या फिर आपके जान पहचान में ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र है 15 साल तक, तो वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस का। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं तो क्यों ये खतरनाक हो सकता है? प्रभाकर तिवारी जी। देखिए, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न यानी कि कोई ऐसा वेक्टर है जो इसको फैलाता है। अगर हम मूल रूप से देखें तो ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका जो वायरस होता है ये आम तौर पर मनुष्यों में नहीं मिलता। ये जो मिलता है ये कुछ तरह के बगुलों में जो बर्ड्स रहती हैं उसमें रहता है और वहाँ से ये आता है पिग्स में, और पिग्स में ये प्रोलिफरेट होता है और उसके बाद मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जो रहता है, ये इसको पिग्स से ह्यूमन में पहुँचाता है। एक बार ये ह्यूमन में आके ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है जी। तो ये जो वायरस होता है ये बेसिकली अफेक्ट करता है ब्रेन को। इंसेफेलाइटिस एक बहुत सिंपल सा वर्ड है। इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन टिश्यू की सूजन या इन्फ्लेमेशन। तो ये जो वायरस होता है ये जैसे मैंने बताया कि बर्ड्स में फैलता है, उसके बाद फिर सुअर में आता है और उसके बाद जब मनुष्य में आता है और जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो इंसेफेलाइटिस या ब्रेन की सूजन पैदा करता है। और इसके कारण जो बच्चा है वो आम तौर पर तो अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये वायरल इन्फेक्शन हुआ था। पर जिनमें ये इन्फेक्शन हो जाता है और जिनमें ब्रेन की सूजन आ जाती है वो बहुधा प्राणघातक होता है। ये कहा जाता है कि इसकी जो केस फैटेलिटी रेट है वो लगभग 30% है, यानी कि जितने लोगों को ये डिजीज़ हो गई है उनमें से लगभग 1/3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो लोग बच जाते हैं, जो 75% बचते हैं, उनमें से भी 30 to 50% लोगों में कुछ रेजिडुअल सिक्वली रह जाती है। मतलब उनका ब्रेन कभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता, उनको झटके आ सकते हैं, दूसरे डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं और दूसरी भी बीमारियां
क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो बाकी पूरे की पूरे बॉडी के मूवमेंट्स को, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन अपने आप में इन्फेक्ट हो जाता है तो इसके कारण से पूरा शरीर कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बीमारी एक ब्रेडेड बीमारी है जिसमें जान का खतरा है, प्राणघातक बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर मॉडर्न मेडिसिन बचा भी लेती है व्यक्तियों को तो भी बचे हुए लोगों में इसकी जो सीक्वली है, रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो इनको दृष्टिगत रखते हुए अगर हम देखें तो सबसे जो सरल उपाय है वो यही है कि इसके प्रति वैक्सीनेशन हम लगवा लें। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 से 15 साल के लोगों को ये वैक्सीनेशन हम देंगे इनिशियल फेज में। सेकेंड फेज में इसको जहाँ जहाँ पर ये फेज पूरा हो गया है या हो जाएगा वहाँ इसको रूटीन वैक्सीनेशन में, रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल कर लिया जाएगा। और रूटीन इम्यूनाइजेशन में इसके 2 टीके लगेंगे। एक टीका 9 महीने की उम्र में लगेगा और दूसरा टीका इसको 16 महीने की उम्र में लगेगा। तो आप देखेंगे कि फेज वाइज मैनर में अब जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, जिससे हमारी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी या सरल भाषा में कहें कि इससे जो पीड़ा लोगों को झेलनी पड़ती है और इसके कारण जो मृत्यु होती है उस पर हम लोग अंकुश लगा सकेंगे और हमारे यहाँ के जो नौनिहाल है उनको हम सुरक्षित रख सकेंगे। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश वासी, आपके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल तक की है तो ये वाला टीकाकरण ज़रूर करवाएं। किस चीज़ का है ये टीकाकरण? ये है जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस का। ये यानी इसका जो प्रभाव है वो दिमाग पर पड़ सकता है। और ये कैसे फैलता है? ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण से हम सुरक्षा रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इस बीमारी के होने की। साथ ही साथ हम शिक्षा पे भी बात कर रहे हैं और CM राइज स्कूल्स के बारे में विशेष तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी है। तो जब बात होती है अतुल जी, एक तो विद्यार्थी हो गया, इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब इसकी शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी, उनकी गुणवत्ता के बारे में भी बातचीत की जाए तो क्या कुछ अलग से रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, अलग से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि यदि हमें बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना है तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संवाद है वो सार्थक संवाद होना बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि आज वर्तमान में ज्ञान का विस्फोट इतना अधिक है कि हमारे शिक्षकों को भी नए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। तो CM राइज विद्यालयों में प्रयास ये किया गया है कि जो विभागीय शिक्षक हैं उनको एक परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। नंबर 1 तो उनकी चॉइस होना चाहिए और नंबर 2 उनमें दक्षताएं होना चाहिए। तो उस परीक्षा के बाद वे इन विद्यालयों में पदस्थ किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्लासरूम प्रोसेसेस जितनी इंटरेस्टिंग होंगी बच्चों का इंटरेस्ट भी शिक्षा के प्रति आएगा और सीखने की गति भी बढ़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे अच्छे प्रतिभाशाली शिक्षक विद्यालयों में पदस्थ किए गए हैं इन शिक्षकों को नई तकनीकों से अवगत कराया जाए ताकि शिक्षा में जैसे प्रिंट रिच क्लासरूम टीचिंग की बात कही जाती है, हुक कोल्ड कॉलिंग की बात कही जाती है कि बच्चे नए नए तरीक़ों से सीखें और शिक्षक उनको उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए टॉपिक की ओर लेकर जाएं। तो ऐसी विधाओं की तरफ शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग के रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक विद्यालयों तक इसकी पहुंच बढ़े और डिजिटल लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे टीचर भी दक्ष हों और आगे चल के वो हमारे बच्चों को उतना ही उचित स्तर का ज्ञान दे सकें। जी बिल्कुल। प्रभाकर तिवारी जी, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, टीकाकरण जब होता है तो आमतौर पर सुई से काफ़ी डर लगता है और बच्चों को तो विशेष तौर पर। तो इसको कहाँ लगाया जाता है? क्योंकि हाथ पर अगर हम बात करें तो क्या हाथ पे लगता है या फिर कहाँ लगता है? और दूसरा सवाल, पहले आप इसका उत्तर दे दीजिए फिर दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सटीक सवाल है क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ किसी भी जनमानस के उभरती है वो यही रहता है कि टीका से दर्द तो नहीं होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये जो टीका है ये टीका तकलीफुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं देता। आम तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों में मसल मास रिलेटिवली कम होता है, तो जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे होंगे उनको ये टीका राइट एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट यानी कि दाईं जांघ के बाहरी तरफ लगाया जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर उसको उसी समय पर एक और टीका जैसे DPT का अगर किसी को बूस्टर लग रहा है, 2 टीके लगने तो फिर उसको दूसरी तरफ दिया जाएगा।
लेफ्ट साइड में दिया जाएगा। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि दाहिनी जो जांग है, दाहिनी जांग है, उस पर ये टीका लगाया जाएगा। रही बात एडल्ट्स की, तो जो 5 साल से 15 साल तक के उम्र के हमारे एडोलेसेंट्स हैं, उनको ये टीका लेफ्ट अपर आर्म पर, यानी कि आप मोटे तौर पर देखें तो बाह की ऊपरी भाग पर ये लगाया जाएगा। ये जो टीका है ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और इसमें सिर्फ 0.5 ml, यानी अगर आप देखें 1 ml से भी कम दवा या जो वैक्सीन है वो मसल के अंदर जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे इंजेक्शन से उनके मुकाबले ये मात्रा बहुत कम है, एक सोल्यूशन है, इसलिए बड़े बच्चों को तो बिल्कुल ही दर्द नहीं होता और छोटे बच्चों को दर्द ना हो इसीलिए इस टीके को जांघ पर या इंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर लगाया जाएगा। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण है ये कब से शुरुआत इसकी हो रही है, जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, बच्चों को लगवा सके। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, वो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और कल के बाद ये टीका सभी वैक्सीनेशन साइट्स पर, जहां पर वैक्सीनेशन का दिन निर्धारित है, वहां उपलब्ध होगा। इसके अलावा बड़े चिकित्सालयों में हम इसकी लिस्ट भी आप लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से, दूसरे प्रचार माध्यमों के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। वहां पर ये टीके निःशुल्क रोज उपलब्ध रहेंगे, छुट्टी के दिनों को छोड़कर। तो ये जो टीका है वो कल यानी कि 27 फरवरी से लगना प्रारंभ हो जाएगा और छुट्टी के दिनों के अलावा आप किसी भी दिन इसको लगवा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो 27 फरवरी यानी कल की ही ये तारीख है। इससे आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है 15 साल तक की उम्र है तो उसका ये टीकाकरण ज़रूर करवाएं, जिससे वो इस बीमारी से बच सके। और साथ ही साथ शिक्षा पर तो हम बात कर ही रहे हैं, सीएम राइज स्कूल के बारे में। तो अतुल जी, हम देख रहे हैं कि कौशल विकास पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में सीएम राइज स्कूल्स जो हैं उसमें भी क्या विशेष तौर पर कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं शामिल की गई हैं कि कौशल विकास भी हो सके विद्यार्थी का? निश्चित रूप से कौशल विकास करना एक बहुत अभ्यास और सुविधाओं का विषय है। प्रयास यही रहेगा कि इन विद्यालयों में शनै शनै उच्च गुणवत्ता की कौशल विकास की लेबोरेटरीज़ भी हों। और कौशल विकास वास्तव में बाल्यावस्था से ही विकसित होने लगता है। विज्ञान की भी जो अवधारणाएं हैं इन विद्यालयों में, जो टीचर्स की ट्रेनिंग हमने कंडक्ट कराई है, उसमें भी ये कोशिश की गई है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चे करें और एक छोटी कक्षाओं से ही कोई प्रोजेक्ट पर कार्य करना शुरू करें और आगे चलकर यही चीज़ें उनमें कौशल विकसित करेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, वैक्सीनेशन की टीकाकरण अगर किसी बच्चे ने लगवा लिया, लेकिन लगवाने से पहले जो माता पिता हैं उनको लगता है कि पता नहीं कितनी तकलीफ जाएगी बच्चे को, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, कहीं बुखार ना आ जाए, क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं? देखिए, आमतौर पर जो देखा गया है 99.9% केसेस में कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल होता है और हर एक व्यक्ति का रिस्पांस अलग होता है, हर एक व्यक्ति का पेन थ्रेशोल्ड अलग होता है। कुछ मामलों में देखने में आ सकता है कि जिस जगह पर इंजेक्शन दिया गया है वहाँ थोड़ा सा लालपन आ गया है, कभी कभी एक छोटी गुठली भी दिखाई दे सकती है। इससे ज़्यादा अभी तक तो देखा नहीं गया है, पर फिर भी हम ये ज़रूर आग्रह करेंगे सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से कि अगर कभी थोड़ी सी भी वैक्सीन लगने के बाद परेशानी किसी भी तरह की हो, न केवल लोकल साइट पे हो, बुखार आ जाता है या कोई पुरानी बीमारी है जिसमें कोई बढ़ोतरी दिखाई देने को मिलती है, तो हमारे जो निकटस्थ डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। हमारी जो 108 है वो सभी ऐसे बच्चों को निःशुल्क परिवहन करेंगे निकटस्थ क्षेत्रों तक। इसके अलावा लगभग सभी बड़े अस्पतालों को हमने AEFI यानी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन उसके लिए प्रशिक्षित किया है, उनको सबको इसके लिए इस में शामिल किया है और ये सभी जो वो हैं संस्थाएं हों वो निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो अभी तक जिन जिन जिलों में जहां पर भी ये वैक्सीनेशन देखने को मिला है वहां पर कभी भी इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई। बस एक चीज़ मैं ज़रूर आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि अगर पूर्व में किसी बच्चे को वैक्सीनेशन के दौरान कोई रिएक्शन हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताया कि 10 वैक्सीनेशंस पहले से ही हमारे यहाँ लग रहे हैं,
1 साल से बड़ा बच्चा है तो निश्चित तौर पर उसके पहले वो 0 डोज यानी पैदा होते ही, उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने और 9 महीने के डोजेस ले चुका होगा। अगर इन डोजेस के आसपास या इन डोजेस को लगाने के बाद कोई एडवर्स इफेक्ट दिया है तो निश्चित तौर पर मैं यही सलाह दूंगा कि वो अपने जो भी चिकित्सक है उनसे एक बार सलाह ले लें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपका जो बच्चा है उसे जो भी तकलीफ़ जाती है, अगर कोई ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब की गई है जो कि उसे सूट नहीं कर रही है, रिएक्शन हुआ है, तो उसका एक जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं उसे लिख कर रख लें और जब भी आप चिकित्सक के पास जाते हैं इस चीज़ को ज़रूर बताएं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में भी आती है। अब CM राइज स्कूल के बारे में तो हमने जानकारी ली कि कैसे ये अलग होगा दूसरे स्कूल से, कैसे ये अलग है दूसरे स्कूल से। साथ ही साथ अब ये भी जानते हैं डरायक जी कि अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो अब उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या वो मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए या फिर जो स्कूल जहाँ पर है उसी के आसपास का होना चाहिए, क्या है क्राइटेरिया? जैसा मैंने आपको राइट टू एजुकेशन का भी संदर्भ दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी बात कही, इन विद्यालयों की स्थापना इंक्लूसिव सेटअप के तहत की गई है। इसका आशय ये है कि उस विद्यालय के परिक्षेत्र के आसपास रहने वाले हर बच्चे का अधिकार है कि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। तो प्रयास यही है कि विद्यालय के निकटस्थ रहने वाले व्यक्तियों को सबसे पहले एडमिशन दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3 विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बनाया गया है, तो उस विद्यालय में अध्ययनरत सारे बच्चे अधिकृत है इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त रहता है, स्कूल की कैपेसिटी है, सीट्स वैकेंट हैं, तो फिर उस परिधि में रहने वाले अन्य बच्चों को भी अवसर मिल पाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता से एडमिशन मिले। इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। इसके बाद यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे भी इन विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। बिल्कुल, तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर आप भी जहाँ पर रहते हैं और आपके घर में भी विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ने लायक, तो स्कूल में पढ़ने लायक तो है, इसी से एक और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि इसमें क्लासेस कहाँ से शुरू है? जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये परिकल्पना की है कि केजी कक्षाओं से विद्यार्थियों की, मतलब 3 वर्ष की आयु से यदि बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलती है तो उनका व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। इस वजह से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन विद्यालयों में केजी कक्षा, जिसको अरुण नाम दिया गया है, और KG2 को उदय नाम दिया गया है, इस तरह से अरुण और उदय कक्षा के नाम से कक्षा आयु वर्ग 3 वर्ष से प्रवेश दिए जाएंगे। जी, और कहाँ तक रहेंगे ये कक्षा? और ये कक्षा 12 तक ये विद्यालय संचालित होंगे। जी बिल्कुल, तो KG से लेकर कक्षा 12वीं तक अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो वो अपने आसपास ज़रूर नज़र रखे और जानकारी रखे कि CM राइज स्कूल है कि नहीं, और वहाँ जाके संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक बात और जोड़ दूँ कि इसमें यदि सीट्स खाली है और उससे अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो फिर बच्चों की लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनको एडमिशन दिया जाता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ टीकाकरण पे हम बात कर रहे हैं जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस के बारे में, और डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी ने हमें बताया कि ये मच्छर के काटने से फैलता है। अगर किसी मच्छर ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जापानीज इंसेफेलाइटिस तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचता, पर वेक्टर बॉर्न डिजीज अकेले जापानीज इंसेफेलाइटिस नहीं है। हम लोगों ने सबने मलेरिया का नाम ट्रेडिशनली सुना हुआ है, इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, इनका भी नाम हम सुनते रहते हैं। इन सब के वाहक जो मच्छर हैं उनकी स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है, कुछ में एनोफिलीज हैं, किसी में क्यूलेक्स हैं। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस में जैसे मैंने कहा कि अगर मनुष्य को एक बार हो गया तो ये डेड एंड है, इसके बाद इससे मनुष्य को ये बीमारी नहीं हो सकती। और जो दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है उनके लिए ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, और हम लोग जैसे सब तीसरी चौथी से पढ़ते आए हैं कि एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ, उसके बाद मच्छर ने उसको काटा, उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा, उससे वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये दूसरे वाहकों के लिए सही हैं। एक दो चीज़ें और भी मैं लाना चाहूँगा कि जो जापानीज इंसेफेलाइटिस का मच्छर है वो आम तौर पर रात को काटता है। इसी तरह से जो मलेरिया के मच्छर हैं, फाइलेरिया के मच्छर हैं, वो आमतौर पर रात को काटते हैं। जबकि अगर हम डेंगू के मच्छर की बात करें
थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लग रहा होगा कि हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बीच में डेंगू कहाँ ले आए, पर ये सभी एक वेक्टर बॉर्न डिजीजेज का ग्रुप है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का के माध्यम से दर्शकों को हमें ये जानकारी दे पाए कि डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है और हमारे घर के आसपास ही रहता है। तो हम धीरे धीरे आप देखेंगे कि मलेरिया डे बाय डे कम होता जा रहा है, हम इसके उन्मूलन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी इसी तरह से जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए टीका सरकार ले आई है और धीरे धीरे हम इसको भी कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। जी, साथ ही साथ इसके बचाव के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुधा दुबे जी भोपाल से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? दुबे जी, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हैं उनके बारे में पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है सीएम राइज स्कूलों में। बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन गए हैं और मैं खुद एक शिक्षिका रही हूँ। अब मैं रिटायर हूँ। मुझे सीएम राइज स्कूल देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, परंतु एक चिंता भी हो रही है कि केवल शहर के या एक जिले के कुछ स्कूलों को अगर सीएम राइज स्कूल बना दिया गया और तो वो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन दूरस्थ इलाके में जहां सुविधा ही नहीं है बच्चों को स्कूल तक जाने की, उनके लिए आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी सुधा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि शिक्षिका होने के नाते आपने इस सामाजिक सरोकार पर चिंतन भी व्यक्त किया है। आपको बताना चाहूँगा कि उद्देश्य तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्यालयों की पहुँच बने। और आप देख रही होंगी कि कुछ ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में सीएम राइज स्कूल, उनके परफॉर्मेंस भी उतने ही बेहतर आ रहे हैं जितने शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। और भी रोचक बात यह है कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ के परिवार के जो मुखिया हैं और जो समाज के लोग हैं, वो भी इन शिक्षकों को और इन विद्यालयों को मदद करते हैं कि विद्यालय में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बन सकें और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। अपेक्षा और आशा यही है कि धीरे धीरे समाज में जागरूकता आए और इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतनी ही अच्छी स्तर की शिक्षा मिल सके। कई ग्रामीण स्कूलों में अभी मुझे ध्यान में आता है कि इन ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल लर्निंग के कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं और बच्चे वहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सुधार और विकास क्रमशः होता है, ये बात मैं मानता हूँ और आप भी इस बात से सहमत होंगी। लेकिन जितनी जागरूकता आप जैसे जागरूक नागरिक यदि समाज में बढ़ते चले जाएंगे तो ये बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर जरूर दिलाएंगे। जी बिल्कुल, दूरस्थ में भी कोने कोने तक आपकी पूरी ये नीति है कि ये जो शिक्षा गुणवत्ता वाली शिक्षा है वो हर एक बच्चे तक, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाई जाए। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आगामी वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में, जिसमें हमने जाना जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। साथ ही साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, और कौन सी आगामी अगर हम बात करें टीकाकरण की तो वो ड्राइव चलने वाली है? बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है ईशा। अभी कुछ ही दिनों में नियर फ्यूचर में हम एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन भी मध्य प्रदेश के 26 जिलों में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग्स और इसकी तैयारियां लगभग पूरे जोरों पर है। जल्दी ही इसकी भी तिथि निर्धारित हो जाएगी और हम इसको प्रारंभ कर पाएंगे। जी। इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का नारा दिया है और पूरा की पूरी सरकार और हम सब मिलकर इसकी तरफ बड़ी तेज़ी से अग्रसर है और एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि अगर एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन हम करते हैं तो इससे जो टीबी के केसेस हैं उसमें 17 से लेकर 20% तक की कमी आ सकती है। जी। तो अभी बीसीजी वैक्सीनेशन कोई नया वैक्सीन नहीं है। ट्रेडिशनली सालों से ये वैक्सीन हम लगाते रहे। हम सब जानते हैं, अगर हम अपने लेफ्ट आर्म को देखें तो उसमें एक स्कार छोटा सा ज़रूर दिखाई देगा और वो स्कार पुराने समय में जो बहुत पुराने लोग हैं वो हुआ करता था स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का। रिलेटिवली बाद में जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बंद हो गया तो आम तौर पर वो बीसीजी का स्कार होता है। तो बीसीजी वैक्सीन नई नहीं है पर उसका एडल्ट्स में जो यूज़ है वो नया है। बिल्कुल,
और साथ ही साथ सीएम राइज स्कूल पे तो हम बात कर ही रहे हैं, अब इसके बारे में ये भी जानकारी ले लेते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेना चाहे तो अतुल जी क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, इसके लिए क्या आवेदन ऑफलाइन किया जाता है या ऑनलाइन भी सुविधा है? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि ये ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही है, और चूंकि ये इंक्लूसिव स्कूल हैं तो आसपास के परिसर और समाज के बच्चों को ही शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित हैं। जी। तो जो विद्यार्थी ऑलरेडी उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो उनका तो पहला हक स्वाभाविक रूप से है। इसके बाद यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो विद्यार्थी विद्यालय में जाकर प्राचार्य महोदय से संपर्क कर सकते हैं। प्राचार्य महोदय उनको जो सीट उपलब्ध होती है वो पहले से सूचना पटल पर लगाते हैं जी। और उसके आधार पर फिर प्रवेश की प्रक्रिया होती है। जी, अंदाज़न आगामी सत्र में यदि प्रवेश की हम बात करें तो अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है वो प्रवेश की नीति, तो शीघ्र ही वो प्रवेश की नीति प्रसारित कर दी जाएगी जो विमर्श और एजुकेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी और विद्यालयों में भी उसकी जानकारी उपलब्ध होगी कि प्रवेश किन तिथियों में आवेदन करना है और किन तिथियों में मेरिट सूची जारी की जाएगी। जी, गुणवत्ता इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो क्या इसका फीस भी उतनी ज़्यादा ही ली जाएगी? नहीं, फीस सामान्य विद्यालयों की तरह ही फीस है जो सरकारी विद्यालयों में नॉमिनल फीस होती है, वही इन विद्यार्थियों से भी ली जाएगी। जी, साथ ही साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि बचाव की बात हो रही है, एक तो हो गया वैक्सीनेशन से बचाव हो गया कहीं ना कहीं कि बीमारी ना हो, वैसे भी कोई बीमारी ना हो मच्छर के काटने से, तो इसके लिए क्या कुछ बचाव किया जाए? देखिए दोनों चीज़ें अलग है। पहले हिस्से पे हम बात करें जो हम जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात कर रहे थे, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात कर रहे थे, तो हम अगर देखें तो एक तो हुआ पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी कि हम मच्छर से बचाने के लिए या तो जो क्रीम्स आती हैं उनको लगाएं अपने शरीर पर या मच्छरदानी लगाएं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन का पार्ट है। दूसरा जो सबसे इफ़ेक्टिव मीन्स है वो है हम लार्वा को ख़त्म कर दें। जब मच्छर के लार्वा को ही हम ख़त्म कर देंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैसे होंगी, और ये सबसे इफ़ेक्टिव टूल है हमारे, और इसके कई तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर एक तरह के मच्छर की भी एक अपनी पसंद होती है, जैसे कि जो हमारा आमतौर पर डेंगू का मच्छर होता है वो साफ़ सुथरे पानी में, जो हमारे यहाँ पर गमले के नीचे की प्लेट्स होती हैं, जो हमारे यहाँ पे कूलर में साफ़ सुथरा पानी रहता है, या कुछ नहीं तो हम एक पानी किसी बर्तन में भर के छोड़ देते हैं कि रखा रहेगा, बस आलस बस छूटा हुआ है, तो ऐसे पानी में पनपते हैं हमारे डेंगू के मच्छर। जो गंदे पानी रहते हैं अपेक्षाकृत वहाँ पर मलेरिया के मच्छर या एनोफेलिस पनपते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हम पानी इकट्ठा ना करें, उसको हम अगर ज़रूरत पड़े जितनी, उसके बाद फिर उसको बदलते चले जाएं। हमारे पास अगर फूलदानी है तो फूलदानी का पानी हम बदलते चले जाएं। अगर हमें बागवानी का शौक़ है तो जो पानी इकट्ठा होता रहता है नीचे गमलों की प्लेट्स में, उनको हम निकालते चले जाएं। और इसके बाद अगर कुछ ऐसे स्रोत हैं जहाँ पानी बदलना संभव नहीं है, कुछ टंकियाँ हो सकती है, कई बार हम देखते हैं कि रोज़ नल नहीं आते तो लोग 1 या 2 दिन तक इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर लार्विसाइडल हमारी टीम्स हैं जो लगातार घरों का सर्वे करती रहती हैं और उसमें लार्विसाइडल लिक्विड डालती रहती हैं, जिससे कि मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता पर लार्वा वहाँ नहीं पनपते। इसके साथ ही आपने गमूशिया मछली का नाम सुना होगा। ये मछली ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स या तालाबों में डाल दी जाती हैं जहाँ पर पानी लगातार भरा रहता है, और सबसे मज़े की बात है कि जो लार्वा है वही इनका भोजन है, तो ये जो लार्वा है उनको ख़त्म करती चली जाती हैं, और इस तरह से जब लार्वा ही नहीं होगा तो मच्छर नहीं फैलेगा और बीमारी नहीं फैलेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो वेक्टर कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट टूल है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचने का। अब रही बात इसकी, अगर हम दूसरे हिस्से में जाए जो हमने बात की थी एडल्ट टीबी वैक्सीनेशन की, तो जैसे हमने देखा कि हम यूनिवर्सली 1 साल से 15 साल तक के सभी बच्चों को लगा रहे हैं टीकी। बीसीजी वैक्सीनेशन जो एडल्ट वैक्सीनेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो कुछ ग्रुप्स में, सर्टेन ग्रुप्स में ही होगा। 6 विशेष ग्रुप्स सरकार ने अभी तक मोटे तौर पर डिसाइड किए हैं जिनमें ये वैक्सीनेशन होगा। जो मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो जिनको पिछले 5 साल में टीबी हुई थी और अब वो ठीक हो चुके हैं, अब उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा जो नॉन डायबिटिक है और चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए, ऐसे लोग जो धूम्रपान करते हैं और जिनकी हिस्ट्री है और वो चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए। इसके अलावा ऐसे लोग जो टीबी के पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं
पर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, या ऐसे लोग जिसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो 18 से कम है, तो ऐसे कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जो स्वयं आगे आके वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से डोर टू डोर सर्वे भी कर रहा है, जिसमें कि ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जब भी वैक्सीनेशन शुरू होगा तो प्रायोरिटी के आधार पर हम ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आप देख ही रहे हैं, और अगर आपके घर में 1 से लेकर 15 साल तक का कोई भी बच्चा है तो उसको ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, और कल से शुरुआत हो जाएगी जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो आप ज़रूर इसका जो टीकाकरण है वो अपने बच्चे को करवाएं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में CM राइज स्कूल्स जो हैं वो भी काफ़ी खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। अधिक जानकारी अगर आप कोई लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है। हमारे साथ कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे आप एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जो अपना प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। जो नंबर है आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जाता रहेगा, उसे नोट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जब बात हो रही है CM राइज स्कूल्स के बारे में, तो ऐसे में अगर हम बात करें, खेल कूद में भी बच्चों का काफ़ी मन रहता है, और समर कैंप्स का तो इंतज़ार रहता है बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में, तो क्या विशेष तौर पर ऐसी चीज़ें चलाई जा रही हैं जिनका सर्वांगीण विकास हो सके? ईशा जी, बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने रखा है। देखिए, जब हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान भी बच्चों से ये बात कही थी कि परीक्षा को बोझ नहीं बनाना है, परीक्षा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। परीक्षा तो अपने बेस्ट को परफॉर्म करने का और दिखाने का एक अवसर देती है, और इस परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों में ऊर्जा बनी रहे, इसलिए उसको शौक़ भी पूरे करने की आवश्यकता है। इन CM राइज विद्यालयों में हमने कोशिश की है कि बच्चों को समर कैंप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को करने का मौका दिया जाए। आप स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं, जो इन विद्यालयों के बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की गतिविधियों को कर रहे हैं। पिछले वर्ष समर कैंप का जो आयोजन किया गया था वो हमने मई के माह में किया था, 1 से 13 मई को। आपको याद होगा कि गत वर्ष गर्मी भी काफ़ी हुई थी जी, लेकिन ये समर कैंप का आयोजन सुबह के समय किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हमने प्रिंसिपल से ये अपेक्षा की थी कि 1 या 2 टीचर को वो नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उत्साह इतना अधिक था कि अन्य टीचर्स भी उस समर कैंप में जुड़े और बच्चों को नए नए तरह की विधाओं से परिचित भी कराया, चाहे वो संगीत की विधा हो, चाहे खेल की विधा हो, चाहे माटी कला की विधा हो, और बच्चों ने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को फिर विद्यालय में सजाया भी। जी और एक बिल्कुल। उत्साह जो बना उसको देख के उनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पास सूचना आई है कि आवाज़ की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम पंकज उदास जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से, भोपाल दूरदर्शन की हम बात करें, मध्य प्रदेश दूरदर्शन पूरी टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम उन्हें अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं विषयों पर, और कहीं ना कहीं जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि CM राइज स्कूल्स हैं ये आखिर क्या होते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो आगामी वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो अब CM राइज की हमने चर्चा की और जाना कि क्या कुछ नए जो समर कैंप्स वगैरह हैं उसके बारे में जानकारी ली। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि लार्वा को जड़ से ही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, इससे बचा जा सकता है। तो इसके बारे में आपने कहा कि जो टीम है वो जाती है और साथ ही साथ एक जो लिक्विड है वो डालती है, कैसे संपर्क किया जाए टीम को? बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दोनों चीज़ें, हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है जिसको आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर सरकार विकसित कर रही है, इसके अलावा जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, उन सभी के डॉक्टरों से अगर संपर्क करेंगे तो हर एक ज़िले में एक जिला मलेरिया कार्यालय होता है। ये जो टीम्स हैं इनको जिला मलेरिया कार्यालय रन करता है, और जिला मलेरिया कार्यालय के अलावा इनमें से किसी भी सेंटर से संपर्क करके इनकी सुविधाएं ली जा सकती है। इसके अलावा ये जो टीम्स है, जैसे अगर मैं भोपाल ज़िले की बात करूं तो भोपाल ज़िले में लगभग 50 टीम्स हैं जो लगातार राउंड द ईयर इस तरह का सर्वे करती रहती है। इसके अलावा
इसकी तैयारी अगर हम देखें तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो पीक करती हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, और नवंबर, दिसंबर से कम होते हुए जनवरी तक वो लगभग बहुत ही कम आ जाती हैं। पर ये जून माह जो रहता है वो मलेरिया माह के तौर पर मनाया जाता है, और उस दौरान मलेरिया एक तरह से देखा जाए तो एक सिंबॉलिक है। मलेरिया माह का नाम जरूर मलेरिया है, पर उससे तैयारी सभी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से लड़ने की कर ली जाती है। जी। इस बीच में हमारी अंतर विभागीय बैठकें भी होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, जिला पंचायत, दूसरे विभाग सभी हमारा सहयोग करते हैं और एक संयुक्त टीम गठित करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी इनका पालन नहीं करते, तो हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की टीम रहती है उन पर जुर्माना भी करती है। जी। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी परिवार को लोगों की जान माल से खेलने नहीं दे सकते। तो ये हमारा खुद का व्यक्तिगत दायित्व भी है कि हम अपने अपने परिवार को डिजीज से बचाएं, और जी। साथ में हमारा ये सामाजिक दायित्व भी है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा परिवार या हमारे पड़ोसी का परिवार खतरे में आए। बिल्कुल, तो इससे बचाव किया जा सकता है। एक तो वैक्सीनेशन है, उसको तो लगवाना ही है, टीकाकरण करवाना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मच्छर से होने वाली अन्य बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है, और ये जो बचाव है हमें खुद करना पड़ेगा। जी हाँ, जो सरकार है वो अपने प्रयास कर रही है, जो विभाग है वो अपने प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर हमें कार्य करना है और देखना है कि कहीं भी पानी भरा ना रहे, और कहीं आपको दिखता है मच्छर के लार्वा तो उसके लिए आप टीम को भी कॉल कर सकते हैं। अब साथ ही साथ सीएम राइज के बारे में स्कूल्स के हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रश्न जो है हर दर्शक के मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि आज के ज़माने में जो मीडियम होता है स्कूल का पढ़ाने का, उस पर बहुत ज़्यादा जो ध्यान है वो दिया जाता है। तो सीएम राइज स्कूल्स हैं, इसमें क्या मीडियम रखा गया है? अंग्रेज़ी है या फिर हिंदी है या फिर दोनों ही है? बिल्कुल सही है कि आज के सामाजिक परिवेश और आकांक्षाओं के अनुरूप यदि हम बात करें तो हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा सीखने का भी अवसर मिले और उसमें फ्लुएंसी आए, और जिनको इस तरह की फ्लुएंसी आती है वो उनका कैरियर ऐसा माना जाता है कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं। जी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बात भी करती है कि छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इन सीएम राइज विद्यालयों में प्रयास यही है कि इंग्लिश मीडियम भी खोला गया है और साथ ही साथ उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था भी रखी गई है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो दक्षताएं हैं वो यदि विकसित कर लेते हैं तो माध्यम उनके लिए फिर बड़ी चुनौती नहीं बनता, वो किसी भी विषय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी, और जो विद्यार्थी की जो उम्र होती है, बच्चों की स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सीखने की उम्र होती है, तो इसमें जितना वो सीख सकते हैं अलग अलग भाषा, अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान लेते हैं, हिंदी का भी लेते हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज जो अंग्रेज़ी है तो इसके लिए भी उनको ज्ञान मिल ही जाता है। अब साथ ही साथ जैसा कि वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, तो आपने कहा कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सुविधा दी जा रही है, और साथ ही साथ प्राइवेट जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पे भी दिया जा रहा है। अब निजी अस्पताल का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो भी ख्याल में आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ये क्या निःशुल्क यहाँ पे भी दी जा रही है या फिर कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, पर हमारे यहाँ पर भोपाल में जैसे कि जो निजी अस्पताल हैं वो भी सामाजिक सरोकार में कम नहीं है। हमारी उनसे बात हुई है और ये सभी जो टीके हैं वो निःशुल्क लगाए जाएंगे, चाहे वो सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए। इनको जो टीका है वो टीका सरकार उपलब्ध कराएगी और वो जो अपने स्थान देंगे उसके लिए कोई चार्जेस किसी को नहीं देना पड़ेगा। ये टीके चाहे वो सरकारी अस्पताल में लगवाएं या प्राइवेट अस्पताल में, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। जी, वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। जी, तो देखिए कितना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है हर एक नागरिक का, क्योंकि भारत जो है एक युवा देश है, जो छोटे बच्चे हैं कल का भविष्य यही है, और इनको हर बीमारी से बचाना हमारा कर्तव्य है, और एक टीका लगा के इन्हें इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है जिसका नाम है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। और साथ ही साथ सीएम राइज स्कूल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ बात चल रही है भागीदारी की, जिम्मेदारी की, तो एक जो नागरिक हैं, अभिभावक हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है, क्या कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि
अभी तक का जो यात्रा है सीएम राइज विद्यालयों के माध्यम से, और आपने फोटोग्राफ्स में भी देखा जी कि अभिभावकों की अपेक्षाएं तो निश्चित रूप से विद्यालयों से बहुत अधिक होती हैं कि उनके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। अनुभव ये भी रहा है कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त हो रही होती तो अभिभावक भी उतने ही जागरूकता के साथ जुड़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया था इन विद्यालयों में, उसका उद्देश्य यही था कि बच्चे जो काम करते हैं उनको डिस्प्ले किया जाए और जो अभिभावक हैं या समुदाय के लोग हैं उनको विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन विद्यालयों में जब सृजन कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया गया तो अधिक से अधिक संख्या में न केवल माता पिता आए, कई विद्यालयों में तो दादा दादी भी आए और उन्होंने अपने नाती पोतों के बनाए हुए कार्यों को जब देखा तो एक अलग तरह की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दी। तो मैं समझता हूँ कि विद्यालय जब इस तरह के प्रयास करते हैं जी तो समाज का भी जुड़ाव उनसे बनता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी अपेक्षा यह है कि जब बच्चा विद्यालय से घर जाता है तो अभिभावक एक बार उससे ज़रूर बातचीत करें कि उसके विद्यालय में आज क्या क्या घटनाएं हुई, क्या पढ़ाया गया, क्या नई चीज़ सिखाई गई। जी इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट डायरी भी उपलब्ध कराई गई है। वो डायरी में टीचर उनके इंस्ट्रक्शंस लिखता है और मेरा ये अनुभव रहा है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि बच्चों ने जब घर जाकर अपनी डायरी अपने माता पिता को दिखाई है तो माता पिता को भी यह एहसास हुआ कि उनको आज बच्चे के साथ क्या गतिविधि करने की आवश्यकता है बिल्कुल या उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में किस तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल साथ ही साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, अगर हम कुछ बात करें, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जिनके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनका जानना ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल सही बात है। हमने जो दूसरे हिस्से में बात की एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन की, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं है। हमने कुछ ग्रुप्स ऐसे तय किए, सरकार ने तय किए हैं कि जिनको ये वैक्सीनेशन लेना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो उसमें पहला तो ये है कि ये वैक्सीन जो है एडल्ट वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी, मतलब 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। जी इसके अलावा वे महिलाएं जो गर्भवती हैं या अभी बच्चे को स्तनपान करा रही हैं उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ऐसे सभी लोग जो किसी गंभीर बीमारी से या जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी कम है, जो HIV पॉजिटिव है यानी इम्यूनो डिफिशिएंट है, तो ऐसे इम्यूनो डिफिशिएंट्स जो लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। और इसके अलावा एक यूनिवर्सल जो हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है जिनको कभी वैक्सीन नहीं लगती, वो ये है कि उनको पहले इस वैक्सीन से रिएक्शन तो नहीं हुआ है। जी ये हमने जापानीज इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन में भी देखा। दूसरे वैक्सीन के लिए, ये सभी वैक्सीन के लिए ट्रू है कि अगर किसी को बचपन में उस वैक्सीन से रिएक्शन हुआ हो तो उनको हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ साथ आप संक्षेप में हम आपसे संदेश भी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे उत्तम तरीका है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को मिलाकर हम 11 ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से बचा सकते हैं। तो मेरी सभी भोपाल वासियों से, प्रदेशवासियों से, भारतवासियों से यही अपील रहेगी, निःशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाएं, अपने बच्चों को, अपने समाज को मजबूत करें और इन जानलेवा बीमारियों से बचाएं। बिल्कुल। अतुल जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे जो जैसा कि विद्यार्थी डॉक्टर साहब ने अभिभावक हैं संदेश उनके दिया है कि टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं भी स्कूल शिक्षा की ओर से ये अनुरोध करूंगा और आश्वस्त करूंगा कि जब कभी भी स्कूलों के माध्यम से नए सेशन में टीकाकरण की कार्यवाही होगी तो हमारा विभाग भी पूरा सहयोग करेगा। जी बिल्कुल। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जब बात की जाती तो अभिभावकों से ये अपील रहेगी कि वो विद्यालयों से जरूर जुड़े रहें और बच्चों की प्रगति जो हमारे जागरूकता भविष्य रखें है और जानकारी भी रखें। इसी के साथ श्री अतुल जनायक जी और डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक आभार। थैंक यू ईशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।